आज की इस कक्षा में एक बार फिर आप सभी बच्चों का स्वागत है। किन बिंदुओं को हमने अभी तक कवर किया है भाग 1 में। 2.1 था अवपरमाण्विक कणों की खोज। 2.2 था बोहर के परमाणु मॉडल से पहले के परमाणु मॉडल और 2.3 था बोहर का परमाणु मॉडल। बच्चों, हमने देखा था कि सभी मॉडल में कुछ कमी रह जाती थी एवं वैज्ञानिकों को चैलेंज करती थी कि वे उस कमी को दूर करें। इस प्रकार वैज्ञानिक उस कमी को दूर करते थे और हमारे सामने एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत होता था। आपने विभिन्न परमाणु मॉडल पढ़े, जैसे थॉमसन का परमाणु मॉडल या फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इस अध्याय को समझने के पश्चात मैं आशा करती हूँ कि आप भी स्वयं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए मुझे बताएंगे कि बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां किस प्रकार दूर हो गई। एक नज़र हम बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां या जिन्हें सीमाएं कहते हैं उस पर डालेंगे। पहली जो बहुत सारी इसमें 3-4 कमियां थी, लेकिन ये जो मुख्य 2 कमियां हैं इस पर हम एक नजर डालते हैं। बोहर का सिद्धांत उन परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से अधिक होती है। बोहर ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या तो कर दी थी। आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में बोहर असफल रहे थे। और दूसरा इनकी इसमें जो सीमा थी, इसमें जो कमी थी, वह थी यह सिद्धांत परमाणुओं के संयोग से बनने वाले अणुओं की आकृति को भी समझाने में असफल रहा था। चलिए हम जानते हैं कि किस प्रकार एक ऐसा सिद्धांत हमारे सामने आया जो जटिल परमाणुओं की रचना के मुख्य लक्षणों की व्याख्या कर सका। हम फिर से एक बार हमने जो अभी तक पढ़ा था उस पर एक नजर डाल रहे हैं। 2.1 हो गया, 2.2 हो गया, 2.3 हमारा हो गया। अब हम आ रहे हैं 2.4 पर, बोहर के बाद परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। और इसमें भी हम सबसे पहले बोहर के बाद जो परमाणु क्वांटम यांत्रिकी मॉडल है उसमें हम आएंगे 2.4.1 परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की ओर। बोहर मॉडल की कमियों को ध्यान में रखते हुए परमाणुओं के लिए एक अधिक उपयुक्त और साधारण परमाणु मॉडल के विकास के प्रयास किए जा रहे थे। इस प्रकार के मॉडल के निर्माण में जिन महत्वपूर्ण तथ्यों का योगदान रहा वे निम्नलिखित हैं। पहला था द्रव्य का द्वित व्यवहार, जो डी ब्रोगली के समीकरण द्वारा स्पष्ट किया गया। दूसरा था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत और तीसरा था श्रोडिंगर का समीकरण। इनको समझने के लिए हमको कुछ जो बेसिक कंसेप्ट हैं वह कुछ आपको याद करने होंगे, या मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि इन सिद्धांतों को समझने से पहले मैक्सवेल का जो एक सिद्धांत था, विकिरण का सिद्धांत, वो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो बात ये आती है कि आपको ये बताना होगा कि यह जानना होगा और याद रखना होगा कि विकिरण क्या है, जो आपको आगे के कंसेप्ट को समझने में मदद करेंगे। आकाश में ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में संचरित होती है। ऊर्जा जो हमको प्रकाश हम तक जो आता है वह किस रूप में आता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में। दूसरा इस सिद्धांत का बिंदु है कि आकाश में संचरित होते समय विद्युत चुंबकीय तरंगें ऊर्जा नहीं खोती है, उसमें से ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। अब हमको ये जानना होगा कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं क्या। तो एक त्वरित आवेश के संचरण से विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। एक दूसरे के कैसे होते हैं? लंबवत, 90 डिग्री पर होते हैं। इन क्षेत्रों की तीव्रता में आवर्ती परिवर्तन होता है एवं इस आवर्ती परिवर्तन के कारण आकाश में संचरण होता है। यदि यही संचरण विद्युत और यही जो संचरण है
इसमें आवृत्ति में अंतर आता जाता है ना, आवर्ती परिवर्तन होता है। यही संचरण जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग या विकिरण कहलाता है। अब हम देखते हैं विकिरण के संबंध में मैक्स प्लैंक ने एक सिद्धांत दिया, वह क्या था। मैक्स प्लैंक के अनुसार रक्त तप्त पिंडों से उत्सर्जित ऊर्जा सतत न होकर के सूक्ष्म पैकेट या क्वांट के रूप में होती है। इसका मात्रक क्वांटम है। किसी विशेष आवृत्ति की विकिरण के लिए ऊर्जा E का मान आवृत्ति के समानुपाती होता है। E समानुपाती होता है V के, और समानुपाती का निशान हटा करके हम वहां एक स्थिरांक लगाएंगे जो है प्लैंक का स्थिरांक, जिसका मान है 6.625 इंटू 10⁻³ जूल प्रति सेकंड। अब हम आते हैं परमाणु का तरंग यांत्रिकी सिद्धांत। परमाणु का आधुनिक मॉडल जो है क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, वह वास्तव में तरंग यांत्रिकी सिद्धांत पर आधारित है, किंतु प्लैंक वह आइंस्टाइन के अनुसार ऊर्जा का विकिरण असतत क्वांटा या फोटोन के रूप में होता है। अतः तरंग में कणों के गुणों का समावेश होता है। परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन तरंग या कण दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वह घूम रहे हैं, और वह कैसे गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, तरंग के और कण के। यह प्रकृति ही द्वैत प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल का आधार तैयार हुआ। यह द्वैत प्रकृति के बारे में सबसे पहले जो बात की थी वह डी ब्रोगली ने की थी। तो आइए हम समझते हैं डी ब्रोगली के सिद्धांत को। डी ब्रोगली ने 1924 में यह परिकल्पना प्रस्तुत की कि जिस प्रकार प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, उसी प्रकार गति करते हुए पिंडों या कणों की भी द्वैत प्रकृति होती है। अर्थात प्रकाश तरंग व्यवहार के साथ साथ कणों जैसा व्यवहार भी प्रदर्शित करता है, एवं गति करता हुआ कण कणीय व्यवहार के साथ साथ तरंग का व्यवहार भी प्रदर्शित करता है। अब ये जो द्रव्य कण हैं, मतलब इनसे एक तरंगे निकल रही हैं, हम ऐसा कह रहे हैं, तो इनको एक नाम दिया गया। तो प्रत्येक द्रव्य कण से संबंधित इन तरंगों को क्या कहा गया, द्रव्य तरंगे कहा गया। अब द्रव्य तरंगे विद्युत तरंगों से भिन्न होती है। उन्होंने ये कहा जो विद्युत की तरंगे हैं वह अलग हैं और द्रव्य तरंगे जो हैं वह अलग हैं। डी ब्रोगली ने एक समीकरण दिया इसके लिए। डी ब्रोगली के अनुसार गतिमान कण से संबंधित तरंग का तरंग दैर्घ्य कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस समीकरण को डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। लैम्डा = h/mv। mv जो है वह संवेग है। संवेग को हम p से प्रदर्शित करते हैं। m कण का द्रव्यमान, v कण का वेग, p जो है वह कण का संवेग, लैम्डा तरंग दैर्घ्य और h जो है वह प्लैंक का स्थिरांक है। अब इस समीकरण को हम कैसे प्राप्त करेंगे वह हम देखते हैं। डी ब्रोगली समीकरण प्राप्त करना। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर एक समीकरण है, आपको पता है, फोटोन की ऊर्जा E = होती है hv, जहां h जो है वह है प्लैंक का स्थिरांक और v जो है विकिरण की आवृत्ति है। आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के आधार पर m द्रव्यमान वाले फोटोन के लिए E का मान जो होता है वह होता है mc²। इसको हमने समीकरण 2 कहा, जहां c जो है वह है प्रकाश का वेग और जो m है वह है फोटोन का द्रव्यमान। अब हमको 2 समीकरण मिल गए और हम इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे, क्योंकि दोनों जगह E का मान है। तो mc² = हो गया hv और हमको मिल गया तीसरा समीकरण। यहाँ पर हमको पता है कि v का मान जो होता है वो c/λ होता है। c जो है वह है प्रकाश का वेग बटे लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य। अब हमको समीकरण 3 में हम v का मान रख देंगे। ये जो v का मान हमको c/λ पता है, इसको हम रखेंगे किसकी जगह पे, v की जगह पे। तो समीकरण प्राप्त हुआ हमको mc² = h × c/λ। अब हम
दोनों तरफ की c को कैंसिल करेंगे, c स्क्वायर और ये जो c बाय लैम्डा है इसका c कैंसिल हो जाएगा, तो c स्क्वायर में से एक c आपके पास बचेगा, mc इक्वल टू h बाय लैम्डा। अब mc जो होता है वह है कण का द्रव्यमान और उसका वेग, तो यह हो जाता है संवेग इक्वल टू h बाय तरंग दैर्घ्य। संवेग व्युत्क्रमानुपाती होगा तरंग दैर्घ्य के, या तरंग दैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती होगी संवेग के, क्योंकि यहाँ पर हमने h जो है स्थिरांक हटा दिया और स्थिरांक हटाने पर हम फिर कौन सा निशान लगा रहे हैं, समानुपातिक का निशान लगा रहे हैं। अब हम आते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पर। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत की व्याख्या, किसी भी गतिमान कण के लिए स्थान व संवेग दोनों का एक साथ ठीक ठीक निर्धारण असंभव है। यहाँ पर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और हम ये जानते हैं किसी भी चीज को विजिबल दृश्य बनाने के लिए हमको प्रकाश की आवश्यकता होती है, और प्रकाश हम तक किसके रूप में पहुंच रहा है, फोटोन के रूप में। तो वह फोटोन जो होगा वह उस इलेक्ट्रॉन से को विजिबल बनाने के लिए उससे टकराएगा, उससे स्पर्श करेगा, और चूंकि फोटोन में भी ऊर्जा है तो वो जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो उसके मार्ग को वह परिवर्तित कर देगा और अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। जैसे आप एक लगातार एक कोई निर्धारित स्पीड में कहीं चक्कर लगा रहे हैं और आपसे कोई आकर के टकराएगा तो आपकी गति की दिशा आपकी जो दिशा होगी वह बदल जाएगी। इन दोनों एक्सपेरिमेंट को देख करके आप समझने की कोशिश करें, मूल मार्ग से नए मार्ग में इलेक्ट्रॉन परिवर्तित हो जाता, इलेक्ट्रॉन का जो रास्ता है वह बदल जाता है। फोटोन के आघात से इलेक्ट्रॉन का मार्ग क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। कण का स्थान जितना निश्चित किया जाता है उसका संवेग उतना ही अनिश्चित होता जाता है। हम यदि ये देखने जाएं कि इसका एकदम किस पोजीशन पर है ये कण, तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। और यदि हम संवेग को निश्चित करेंगे तो उसका स्थान क्या हो जाएगा, स्थान अनिश्चित होता जाएगा। अतः यह जो परिवर्तन है ये इसमें डेल्टा x व डेल्टा p क्रमशः गतिमान कण की स्थिति व संवेग है। तब एक समीकरण प्राप्त होगा, ये जो स्थिति है x और संवेग p, इन दोनों का गुणनफल जो है वह अधिक होता है या इक्वल टू होता है h बाय 4 पाई के। h डेल्टा x इलेक्ट्रॉन के स्थान में अनिश्चितता है, डेल्टा p जो है इलेक्ट्रॉन संवेग की अनिश्चितता है, h जो है वह प्लैंक का सिद्धांत है, और पाई जो है उसका मान आपको पता है 22/7 होता है। श्रोडिंगर समीकरण जो है, अब इसके बाद हम आते हैं श्रोडिंगर समीकरण पर। ऐसे निकाय जिनकी ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है उनके लिए श्रोडिंगर ने एक समीकरण दिया जो निम्न प्रकार से है, H psi इक्वल टू E psi। इसके अनुसार परमाणु जैसे निकाय की कुल ऊर्जा उसके अवपरमाणु कणों की गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच के आकर्षण व प्रतिकर्षण से संबंधित होती है। जिस प्रकार प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग आदि के समीकरण होते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन तरंग की भी व्याख्या के लिए एक समीकरण होता है जिसे हम श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। तरंग फलन की गणितीय व्याख्या से जो प्राप्त हुआ वह निम्न प्रकार से एक समीकरण है। यह है डेल्टा डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई साई अपॉन डी जेड स्क्वायर। श्रोडिंगर वेव फंक्शन बोल रहे हैं इसको, और ये 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर, इसका इसमें एडिशन करेंगे और इसके साथ E माइनस वी, जहां E एनर्जी है, V जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, और फिर साई इक्वल टू टोटल मान जो है वह उसका 0 होता है। आइए इसके बाद हम आते हैं
क्या हमने निष्कर्ष निकाला ये सब पढ़ने के बाद कि क्वांटम यांत्रिकी मॉडल किस प्रकार का होगा? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी एक कक्ष में नहीं पाया जाता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन की नाभिक से एक निश्चित दूरी पर पाए जाने की संभावना होती है, और संभावना को हम प्रायिकता भी कहते हैं, या हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। हम कक्ष को कक्षक कहते हैं एवं ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इन्हें मुख्य क्वांटम संख्या n से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। इन ऊर्जा स्तर में उप ऊर्जा स्तर भी होते हैं, जिन्हें हम एजुमेथिल क्वांटम संख्या कहते हैं, और इनको हम स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। इन उप ऊर्जा स्तरों को विभिन्न आकार के कक्षक से प्रदर्शित किया जाता है। s ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल आदि कहलाते हैं। इनके विन्यास अलग अलग अक्ष x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में अलग अलग होते हैं, एवं वे अगली क्वांटम संख्या, जिसको हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं, का निर्धारण करते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमने के साथ साथ स्वयं के अक्ष पर भी घूमता है। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते समय अपने अक्ष पर भी घूमती है। यह घूर्णन दो दिशाओं में होता है, एक घड़ी की दिशा में जिसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं, और दूसरा घड़ी की विपरीत दिशा में जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। आपने जो भी समझा उसको जानने हेतु दो प्रश्न आपके सामने हैं। पहला, ऑर्बिटल किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? अब इसका उत्तर भी है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना के क्षेत्र को हम कक्षक कहते हैं। कक्षक अर्थात ऑर्बिटल, यह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, s, p, g और f। यहाँ पर आपको संरचना दी हुई है कलर में। पिंक कलर है S का, फिर येलो कलर है P का, फिर ब्लू कलर है D का, और नीचे ग्रीनिश कलर है F का। अब इनको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए एक सरल सा चित्र आपको S, P और D का दिया हुआ है। F ऑर्बिटल थोड़े से मुश्किल होते हैं बनाने में, है ना। ये आपके कोर्स में SPD का ही संरचना पूछते हैं। अब एक और दूसरा प्रश्न है, क्वांटम नंबर क्या होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? परमाणु के किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उसकी स्थिति, कक्षक का आकार और अभिविन्यास के लिए जो संख्याएं निर्धारित की गई हैं वह क्वांटम संख्या कहलाती हैं। यह 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या n, द्विंगशी क्वांटम संख्या l, जिसको एजुमेथिल क्वांटम संख्या भी कहते हैं, और इसके बाद तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या m, चक्रण क्वांटम संख्या s। अब हम आते हैं कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम 2.5, पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली के अनुसार एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता है। अभी आपने 4 क्वांटम संख्याएं देखी थी, मुख्य क्वांटम संख्या, एजुमेथिल क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। अतः यदि 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए n, l और m के मान समान भी हों तो s का मान, चक्रण क्वांटम संख्या का मान धन 1/2 या ऋण 1/2 होगा। इस प्रकार चक्रण क्वांटम संख्या का मान दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए भिन्न भिन्न होगा, जो कि एक ही कक्षक में उपस्थित होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में घूर्णन करेगा। इसके बाद हम आते हैं हुंड के बाहुलता के नियम पर। हुंड ने कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्मन संबंधी एक नियम दिया, जो अभी हमने देखा कि एक ही कक्षक में पाउली ने कहा था कि 2 होंगे तो उनका स्पिन अलग अलग होगा। तो ये जो दूसरे इलेक्ट्रॉन की एंट्री होगी वह किन शर्तों पे होगी, इसके लिए हुंड ने एक नियम दिया था। इनके अनुसार समान ऊर्जा के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होगा जब आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोई खाली ऑर्बिटल ना मिले, अर्थात प्रत्येक कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। जब समान ऊर्जा के सभी कक्षक भर जाएंगे तभी आने वाला इलेक्ट्रॉन पहले कक्षा के इलेक्ट्रॉन से युग्मित होगा। जैसे आप जब क्लास में आते हैं, बैठते हैं, और एक बेंच पे यदि 2 लोग बैठ सकते हैं तो पहले
एक एक बैठेंगे, सिंगल सिंगल सिटिंग होगी। उसके बाद ही हम फिर उसके बाद हम डबल सिटिंग करते हैं। हुंड के बाहुलता के नियम का चित्रण आप देखेंगे। बोहर का जो दिया है इसका सॉरी बोरॉन जो दिया है यह इसमें इसका परमाणु क्रमांक 5 होता है और इलेक्ट्रॉन पहले इसमें एक है क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, 2s में भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और फिर p में गया। यहाँ पर 1s की ऊर्जा 2s से कम है और 2s की ऊर्जा 2p से कम है। फिर हम देखेंगे कार्बन का, जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन 1s में हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में है और 2p में सिंगल सिंगल भर रहे हैं। इनका नाम px और py है। नाइट्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन हैं 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन है 2s में और सिंगल सिंगल 2p में। इसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं 8 ऑक्सीजन का और इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर यहाँ पर px है। ये पहला वाला जो है ये क्या है, ये px है। इसमें पेयरिंग शुरू हो गई और इसके बाद जो भी होगा उसमें py में होगी पेयरिंग और फिर pz में होगी। अब हम एक और नियम पढ़ते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको कहते हैं अपवायु का नियम। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन हमेशा कम ऊर्जा वाले कक्षक में पहले भरता है। अपवायु का अर्थ है क्रमिक रचना, अतः इसे क्रमिक रचना का नियम भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का भरना ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है। s कक्षक की ऊर्जा p से कम होती है, p की जो होती है वह d से कम होती है और d की जो होती है वह f से कम होती है। एक n+l नियम है। इलेक्ट्रॉन हमेशा उस उपकोष में भरेगा जिसके लिए n+l का मान कम होगा। n मतलब यदि 1 है तो मुख्य क्वांटम संख्या जो है वह 1 है और l जो है वह एज़ोमेथिल क्वांटम संख्या है। दूसरा पॉइंट है, जब दो कक्षकों में n+l का मान समान होता है तब इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में भरता है जिसके लिए n का मान कम होता है। इसको आप इस प्रकार से समझेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो एक सीव ट्यूब बोलते हैं इसको, ये एक भूल भुलैया टाइप की कि इसमें बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपको जाना पड़ेगा। 1s, फिर 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद आ जाएंगे 3p पर। अब यहाँ मैं आपको तुलना करके बताती हूँ 3s और 3p की। 3 जो है वह मुख्य क्वांटम संख्या है और s जो है वह s उससे प्रदर्शित होती है। एज़ोमेथिल क्वांटम संख्या इसकी 0 है तो इसका मान आता है 3 और जो ये p है ये 3p है, इसमें 3 है और p का मान 1 है तो इनका मान हो जाएगा 4। इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा 3s में और फिर किस में जाएगा 3p में। अब हम 3p के बाद यह देखते हैं कि 4s में फिर मान जो हो गया वह क्या हो गया 4 तो है और s का मान 0 है तो इसका मान भी 4 है और 3p का मान भी 4 है। तो दोनों का 4 होने पर वह पहले किस में जाएगा 3p में, क्योंकि 3p में n का मान 3 ही है। आगे जो 3 लिखा है वह n का मान है, इसलिए इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में, फिर 4f में और इसके बाद 5d में।